दोस्तों आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन की सीजन 3 के एपिसोड 4 को। और अगर तुम लोगों ने इसके बाकी के तीनों एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके देख सकते हो। और हाँ, लास्ट एपिसोड में मैंने कलिंग गेम के 8 रूल्स को समझाया है, तो उसे जरूर देखना क्योंकि वो 8 रूल्स बहुत काम आएंगे इस एपिसोड को और अगले एपिसोड्स को समझने में। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 4 को। तो लास्ट एपिसोड में मास्टर टेंगन ने प्रिजन रियम के बैक गेट को खोलने का तरीका बताया था, जो कि एक सॉर्सरर है जिसकी कर्स टेक्निक से किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब एपिसोड की शुरुआत में टेंगन बताते हैं कि वो सॉर्सरर जो कि खुद को एंजल बताता है, उसकी कर्स टेक्निक हमारे काम आ सकती है। मेगुमी पूछता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। टेंगन बताते हैं कि टोक्यो की ईस्ट साइड की कॉलोनी में। गेम के बैरियर टेंगन को रिजेक्ट करते हैं, इसलिए उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर टेंगन बताते हैं कि जापान में टोटल 10 कॉलोनीज हैं जो कि बैरियर से कनेक्ट होकर एक लाइन बनाती है जो कि ह्यूमंस को दूसरी साइड भेज देती है। मतलब ह्यूमंस एक साइड हो जाएंगे। हाँ, अगर कुछ फंस जाते हैं और नहीं निकल पाते हैं तो वो गेम का हिस्सा बन जाएंगे। मेगुमी फिर टेंगन से पूछता है कि इस रिचुअल को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। टेंगन बोलते हैं कि वो भी नहीं जानते, मगर शायद 2 मंथ के लगभग। माकी फिर बोलती है कि अभी 9 नवंबर को 9 AM हो रहे हैं। यूटा बोलता है कि कलिंग गेम का पार्टिसिपेशन 31 अक्टूबर को चालू हो गया था। फिर मेगुमी सोचता है कि मतलब सुमिकी जो कि मेगुमी की बहन है, उसके पास सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे हैं पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि कलिंग गेम के फर्स्ट रूल के मुताबिक पार्टिसिपेशन 19 डेज तक ही माना जाएगा और जो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा या रिफ्यूज करेगा उसे पेनल्टी के तौर पर मार दिया जाएगा। माकी फिर बताती है कि शोको के मुताबिक माकी जैसे सॉर्सरर जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं है, शायद उन्हें खतरा नहीं है। फिर यूजी 3rd रूल को याद करता है और बोलता है कि जो लोग बैरियर से बाहर नहीं निकल पाए उनका क्या होगा। टेंगन बताता है कि उन्हें कम से कम एक मौका मिलेगा बाहर निकलने का। मेगुमी फिर मन में उस गेम के मास्टर के बारे में सोच रहा था। फिर टेंगन बताते हैं कि हर प्लेयर को एक शिकिगामी मिलेगा जिसका नाम है कोगाने। फिर वो लोग 6th रूल को याद करते हैं और सोचते हैं कि वो कोई भी एक नया रूल ऐड करवा सकते हैं, मगर वो कोई रूल को सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। मेगुमी बोलता है कि हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे हम एग्जिस्टिंग रूल को किसी तरह मैनिपुलेट या काउंटर अटैक कर पाए। यूजी बोलता है कि उसे फिर से लोगों को मारना होगा। मेगुमी बोलता है कि उसके पास कुछ आइडियाज हैं। माकी बोलती है कि अब हम सब कुछ रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले चोजो और यूकी मास्टर टेंगन के साथ यहाँ रुककर उनकी रखवाली करेंगे। माकी बोलती है कि वो जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर वापस जाएगी और वहां से कर्स टूल लेके आएगी। वैसे तो कर्स टूल जुजुत्सु हाई के वेयर हाउस में ही होते हैं, मगर जैसे ही गोजो सील हो गया तभी कामो क्लैन और जेनिन क्लैन वालों ने सभी कर्स टूल को ले गए। माकी फिर बताती है कि मेगुमी अब जेनिन क्लैन का लीडर बन चुका है। यूजी ये सुनकर चौंक जाता है कि मेगुमी जेनिन क्लैन का लीडर बन चुका है। माकी उसे बोलती है कि वो उन्हें बाद में समझाएगी। माकी फिर बोलती है कि वो जेनिन क्लैन के वेयर हाउस को ढूंढ लेगी, मगर माकी के ये बोलते ही टेंगन समझ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जुजो कोमिया की वर्कशॉप की बात कर रही हो ना। जिन लोगों को जुजो कोमिया याद नहीं आ रहा तो जुजो कोमिया ये है। खैर, माकी बोलती है कि वर्कशॉप के बाद पांडा को गेम के बारे में एड्रेस कर देगी। जूटा बोलता है कि वो किसी कॉलोनी में जाकर पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो पहले ही पार्टिसिपेट करके बाकी सबको आगे के गेम की इन्फॉर्मेशन दे सके। यूटा बोलता है कि हम सेम कॉलोनी या आसपास की कॉलोनी में नहीं जाएंगे ताकि हम एक दूसरे को ना मारे। माकी फिर बोलती है कि बाकी के लोग प्लान के मुताबिक किंजी के पास जाओ। किंजी हकारी एक सस्पेंडेड 3rd ईयर सॉर्सरर, वैसे तुम हकारी के नाम से समझ गए होगे। खैर, माकी फिर यूजी के बारे में पूछती है कि क्या ये लड़का टफ है। यूटा फिर बोलता है कि एक मूडी टाइप का लड़का है, मगर जब लड़ने की बारी आती है तो ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। चोजो और यूकी को छोड़ के बाकी सब लोग जाने लगते हैं। चोजो यूजी को बोलता है कि मरना मत भाई, और चोजो रोने लग जाता है। फिर हम एक ऑडिटोरियम देखते हैं जहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं और एक आदमी जो कि स्टेज पे खड़ा था वो सबको थैंक्स बोल रहा था। फिर वो आदमी जो कि स्टेज पे खड़ा था वो एक कमरे में उदास होकर बैठा था। वैसे इसका नाम तकाबा होता है। एक दूसरा आदमी उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तकाबा, तुम कब तक ये बेकार के जोक्स के साथ चलोगे, अब ये मुझे भी परेशान कर रहे हैं। वो आदमी तकाबा से उसकी एज पूछता है। तकाबा बताता है कि वो 35 साल का हो चुका है। वो दूसरा आदमी उसे ये काम छोड़ने को बोलता है और बताता है कि उनकी इंडस्ट्री के पास और भी बहुत सारे लोग हैं, और वो आदमी तकाबा को बहुत सुना के वहां से चला जाता है। तभी वहां एक तीसरा आदमी भी बैठा होता है जिसका नाम कैन होता है। कैन तकाबा को समझाता है कि वो उसके जोक्स को हेट नहीं करता, मगर वो कभी समझता ही नहीं कि जो लोग फनी नहीं होते वो चीजों को फनी बना सकते हैं। जैसे इस दुनिया में 2 तरह की कॉमिक होती है, पहली वो वाली कॉमिक जो फनी होती है और दूसरी कॉमिक जिन्हें लगता है कि वो फनी होती है। उनमें से तुम कौन से हो तकाबा? तकाबा सोच में पड़ जाता है कि यहाँ 50-50 को कह सकता है, मगर यहाँ 70-30 का रेशियो है। फिर हम प्रिंसिपल यागा को देखते हैं जो कि जेल में बंद है। तुम्हें पता होगा अगर तुमने जेजेके के पहले की वीडियोस देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो मैं बता दूं कि हायर अपने एक नोटिस निकाला था जिसमें प्रिंसिपल यागा को कैद करने का भी ऑर्डर था। खैर, प्रिंसिपल यागा को क्यों कैद कर रखा था वो तुम लोगों ने अगर एपिसोड 1 देखा होगा तो तुम जानते होगे, और अगर नहीं देखा तो प्लीज पहले के बाकी के वीडियोस देखो फिर ये देखो ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो।
खैर, एक रीज़न तो वो था और दूसरा रीज़न ये कि प्रिंसिपल यागा की कर्स टेक्निक से वो कर्स ऑब्जेक्ट या टॉयज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना पांडा। और हायर अप्स को टेंशन थी कि यागा के टॉयज इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और कर्स एनर्जी भी खुद की जनरेट करते हैं, जिससे हायर अप्स का ये मानना है कि वो इनसे अपनी एक पूरी की पूरी आर्मी बना सकता है। और इसी के बारे में पूछने के लिए गाकुगान को वहाँ भेजा गया था, मगर प्रिंसिपल यागा जवाब देने से इनकार कर देते हैं। फिर हम यागा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें यागा का एक कर्स टॉय यागा के पास आता है और बताता है कि उसने बाकी के टॉयज को बता दिया कि वो सब यागा को चीयर करें, क्योंकि यागा कुछ उदास लग रहा था। यागा उसे पुचकारते हुए उसकी तारीफ करता है और बताता है कि वो बहुत टाइम तक उससे मिलने नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मगर यागा बोलता है कि इस फॉरेस्ट की रक्षा मास्टर टेंगन करेंगे, मतलब कि वो दोनों ही किसी फॉरेस्ट में हैं। यागा बोलता है कि उनके बिना भी उनसे मिलने उनकी मॉम आएगी। अब मुझे भी नहीं पता इनकी मॉम कौन है, शायद बाद में आगे पता चले। खैर, यागा वहां से जाने लगता है और उसके बाकी के कर्स कॉप उसे बाय करते हैं। फिर हम पांडा और कुसाकाबे को देखते हैं। कुसाकाबे, इस बंदे को तुमने सीजन 2 में देखा होगा, ये वाला। खैर, कुसाकाबे ने पांडा की मदद करी थी उसको जेल से छुड़ाने के लिए, क्योंकि पांडा को भी हायर अप्स ने पकड़ लिया था ताकि वो यागा तक पहुंच सके। कुसाकाबे पांडा को बोलता है कि किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी है। फिर हम कुसाकाबे का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कुसाकाबे की छोटी बहन का बेटा किसी हादसे में मारा गया था, तो प्रिंसिपल यागा ने अपने कर्स कॉर्प्स में उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन और सोल को डाल दी थी। और ये वही कर्स कॉर्प्स है जिससे यागा ने उसकी मॉम से मिलवाने का वादा किया था, मतलब यागा इसकी बात कर रहा था। और कुसाकाबे की छोटी बहन को उसके बेटे की एक झलक उस कर्स कॉर्प्स में दिख जाती है और वो तुरंत उसे अपने गले लगा लेती है। कुसाकाबे यागा को थैंक्स कहता है और इसी वजह से कुसाकाबे पांडा और यागा की हेल्प कर रहा है क्योंकि यागा का उस पर एहसान है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ प्रिंसिपल यागा जेल के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनको मारने के लिए वहाँ एक सॉर्सरर भी आया हुआ था जिसे भी गाकुगान की तरह हायर अप्स ने भेजा था। वो सॉर्सरर भी यागा से सेम सवाल पूछता है कि इंडिपेंडेंट कर्स कॉर्प्स कैसे बनती हैं। फिर यागा गेट के अंदर देखता है जहाँ पर गाकुगान खड़ा था। गाकुगान अपने गिटार से यागा को बहुत घायल कर देता है और उस सॉर्सरर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी प्रिंसिपल यागा गाकुगान को कर्स कॉर्प्स बनाने का मेथड बता देते हैं, जो कि मैंने स्किप कर दिया क्योंकि बड़ा लंबा मेथड था और वो कुछ खास जरूरी भी नहीं था स्टोरी में। खैर, गाकुगान यागा से बोलता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम्हें जिंदगी जीने का मन नहीं था। तभी वहाँ पांडा आ जाता है और यागा को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। गाकुगान पांडा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे लड़ोगे नहीं। पांडा बोलता है कि मैं ह्यूमंस की तरह नहीं हूँ, ह्यूमंस के इमोशंस हम पांडास के साथ मैच नहीं करते। मगर तभी पांडा रोते हुए बोलता है मगर पांडास रोते भी हैं, जो कि बहुत इमोशनल सीन था। फिर हम माकी को देखते हैं जो कि नाओया के सामने हेडक्वार्टर्स में खड़ी थी। नाओया माकी की काफ़ी बेइज्जती करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक नहीं है और ना ही तुम किसी कर्स स्पिरिट को देख सकती हो। जो तुम्हारे पास बचा था वो था तुम्हारा चेहरा, वो भी खराब हो चुका है। नाओया फिर आगे उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें फिर से bully करूं जैसे मैंने तुम्हें पास्ट में किया था। नाओया उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, मगर माकी उसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से वेयर हाउस की तरफ चली जाती है जहाँ आगे उसकी मॉम उसे मिलती है और वो माकी को बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि हमें कर्स टूल वेयर हाउस में जाने की परमिशन नहीं है। मगर माकी बोलती है कि ज़ेनिन क्लैन के हेड ने मुझे परमिशन दे दी है। फिर हम कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं जहाँ मेगुमी माकी को बोलता है कि ये बहुत थकाने वाला काम है, उसे इसके लिए रिफ्यूज कर देना चाहिए था। वो ज़ेनिन क्लैन के हेड बनने की बात कर रहे थे। खैर, मगर माकी बोलती है कि तुम नाओ भी तो ज़ेनिन के विल के मुताबिक हेड बने हो और तुम्हें इस क्लैन के पैसों, कर्स टूल और जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स और तीनों बड़ी क्लैनों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मगर मेगुमी बोलता है कि तुम क्यों नहीं बन जाती हेड। माकी बोलती है कि उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। माकी बोलती है कि तुमने इनने टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन को भी सीख लिया है, इसलिए तुम हेड बनने के काबिल हो। मेगुमी बोलता है कि जिन बेनिफिट्स की तुम बात कर रही थी पहले, वो बस एक हेड को तब तक ही मिलेगी जब तक वो हेड है। मगर माकी उसकी बातें नहीं सुनती। फिर हम उसी सीन पर वापस आ जाते हैं जहाँ माकी की मॉम माकी पर चिल्लाते हुए बोलती है कि वापस लौट जाओ, तुम हमेशा से ऐसी ही क्यों हो। वो आगे बोलती है कि कभी तो उन्हें प्राउड फील कराओ। मगर माकी वहाँ से वेयर हाउस के दरवाजे की तरफ चली जाती है जहाँ बीच में उसके फादर बैठे हुए थे और माकी को बोलते हैं कि यहाँ कोई कर्स टूल नहीं है। उसके फादर के साइड में ही माई बड़ी जख्मी हालत में गिरी हुई थी। फिर हम नाओया और जिनिची ज़ेनिन, जो कि नाओया का अंकल था, उनको देखते हैं जो कि प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह वो तीनों बड़ी क्लैंस पे अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाएं। वैसे भी मेगुमी ने गोजू क्लैन के साथ और कामो क्लैन के साथ अच्छे रिलेशंस बना लिए हैं। कामो क्लैन से मतलब इसके साथ जो कि अगला हेड बनेगा कामो क्लैन का। वो लोग बातें करते हैं कि हायर अप्स ने वैसे भी एक नोटिस निकाला है जिसमें एक चीज मेंशन है कि गोजो को जो भी अनसील कराने की कोशिश करेगा उसे क्रिमिनल करार दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। तो वो मेगुमी माकी और माई को अपने रास्ते से हटा सकते हैं क्योंकि वो गोजो को अनसील कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्लान में माकी और माई के फादर भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने खुद ने माकी और माई को मारने की जिम्मेदारी ली है। खैर, सीन फिर से माकी पे आता है जहाँ ओजी अपनी सीक्रेट टेक्निक ब्लॉसम फॉलिंग इमोशन के साथ अटैक करने वाला होता है।
माँ की भी अपने साथ एक कर्स टूल लाई थी जिसका नाम कील होता है और ये टूल जूजो का होता है। माकी सोचती है तो वो पहले हारने जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगी और फिर अपने अटैक से जीतेगी, क्योंकि उसके डैड को इस टूल के बारे में वैसे भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ओजी पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं हेड क्यों नहीं बन पाया जेनिन क्लैन का। माकी बोलती है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है जो कि अपने बच्चों को भी मारने से कतरा नहीं रहा। ओजी अब माकी पर अटैक कर देता है। माकी उसका एक अटैक डॉज कर ओजी की तलवार को तोड़ देती है, मगर तभी ओजी अपनी तेज स्पीड से माकी की बॉडी पर एक बड़ा कट मार देता है अपनी टूटी हुई तलवार से। माकी नीचे गिर जाती है। ओजी बोलता है मैं हेड इसलिए नहीं बन पाया तुम्हारे और माई जैसे 2 फेलियर्स की वजह से। खैर, इसी के साथ हमारे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।